Hello, बच्चा लोग. I welcome you all in this special lecture on nucleophilic substitution reaction. Okay. So what is nucleophilic substitution reaction? हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं नाभिक प्रेमी प्रतिस्थापन. ठीक है. तो इस टाइप की रिएक्शंस जो होंगी वो एक नाम से ही हम समझ पा रहे हैं कि इसमें कुछ एक न्यूक्लियोफाइल रहेगा जो आके सब्स्टिट्यूट करेगा. राइट. देखिए क्या होता है इस टाइप की रिएक्शंस में. एक कोई रिएक्शन कुछ इस टाइप की होगी. राइट. इसमें जो हमारी इसको हम लोग सबस्ट्रेट बोलते हैं. ओके. और इसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं. ठीक है. ये हमारा प्रोडक्ट है और जो यहां पर ये ग्रुप था L. ठीक है. तो L का मतलब है लीविंग ग्रुप. राइट. और यहां पर इसके अलावा जो एक्सटर्नल फैक्टर होंगे वो हमारा होगा सॉल्वेंट और टेम्परेचर. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी इस न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे. इन सबका अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होगा. ठीक है. सबस्ट्रेट का क्या रोल होगा वो हम लोग देखेंगे. न्यूक्लियोफाइल का क्या रोल होगा वो भी देखेंगे. ठीक है. सिमिलरली टेम्परेचर सॉल्वेंट कैसे अफेक्ट करेंगे रिएक्शन के रेट को. ठीक है. या प्रोडक्ट को या फिर मैकेनिज्म ही चेंज हो जाएगी. इस चीज को कैसे कैसे डिपेंडेंसी होगी रिएक्शन की इनके ऊपर वो भी हम लोग आने वाले टाइम में देखेंगे. ठीक है. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है. एक न्यूक्लियोफाइल आया इस टाइप का. उसने सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक किया. राइट. और इस अटैक के बाद हमें प्रोडक्ट मिला और लीविंग ग्रुप निकल गया. तो अगर हम देखें तो न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज लीविंग ग्रुप दोनों लोगों का नेचर जो है वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा है. न्यूक्लियोफाइल का बोले तो न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग क्या होता है. न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग होता है जो न्यूक्लियस लविंग हो. न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग क्या होता है. न्यूक्लियस लविंग. जो हमने हिंदी में लिखा था वहां से समझ में तो आ ही गया होगा. न्यूक्लियस बोले तो नाभिक और लविंग बोले तो प्रेमी. राइट. तो और यहां पर भी ये देखिए इसमें नेगेटिव चार्ज है. यहां पर या तो नेगेटिव चार्ज है या तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. लोन पेयर रहेंगे इसमें. ठीक. तो ये भी आपका एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा. तो एक न्यूक्लियोफाइल आया दूसरे न्यूक्लियोफाइल को उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया. बेसिकली यही है. अब हम लोग जो हैं इस टाइप की रिएक्शन कुछ देखिए क्या हो सकता है कि सबस्ट्रेट तुम्हारा न्यूट्रल हो सकता है. ठीक है. सबस्ट्रेट तुम्हारा न्यूट्रल हो और इलेक्ट्रोफाइल जो न्यूक्लियोफाइल है वो तुम्हारा चार्ज हो. इसके अलावा सबस्ट्रेट तुम्हारा न्यूट्रल हो और जो न्यूक्लियोफाइल हो वो तुम्हारा वो भी न्यूट्रल हो. ठीक है. तो ये कुछ इस केस में ये मिल जाएगा हमें और Cl माइनस. और इस केस में हमें मिल जाएगा RNH2 प्लस HCl. राइट. तो एक तो ये टाइप हो गया सबस्ट्रेट जिस केस में हमारा न्यूट्रल है. और न्यूक्लियोफाइल हमारा न्यूट्रल भी हो सकता है एज वेल एज चार्ज स्पीसीज भी हो सकती है. दूसरा केस क्या है. जब हमारा सबस्ट्रेट चार्ज हो. ठीक है. और न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल हो. या फिर सबस्ट्रेट चार्ज हो
और न्यूक्लियोफाइल हमारा वो भी चार्ज्ड हो। ठीक है, तो इसमें से जो ये फर्स्ट है और जो सेकंड है ये दोनों बहुत ही कॉमन है। ठीक है, यही कॉमन है और बेसिकली जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो इनके ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। इसी टाइप की प्रॉब्लम्स हमें दिखने वाली हैं। ठीक है, और जो नीचे वाली दो लिखी हुई हैं थर्ड एंड फोर्थ, ये रेयरली हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हम जो फर्स्ट सेकंड है जिसमें हमारा सबस्ट्रेट न्यूट्रल है और न्यूक्लियोफाइल जो है इट कैन बी न्यूट्रल और चार्ज स्पीसीज। ठीक है, तो इन वालों को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें समझनी है। राइट, क्या इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है और लिविंग ग्रुप निकल के जा रहा है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे ही कि कितने जल्दी अटैक हुआ और कितने जल्दी आपका लिविंग ग्रुप निकल गया, इसके बेसिस पे ही हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को ब्रॉडली दो टाइप में डिस्कस करते हैं। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम लैग इन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल एंड departure of leaving group। substitution reactions, nucleophilic substitution reactions, nucleophilic substitution reactions are broadly discussed in two mechanisms। ओके, कौन कौन सी दो मैकेनिज्म है? एक है हमारी SN2, ओके, एक है SN1। SN2 बोले तो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, यहाँ 2 का मतलब है कि इसका जो नेचर रहेगा वो बाई मॉलिक्यूलर टाइप का रहेगा और यहाँ 1 का मतलब है कि जो इसका नेचर होगा वो यूनिमॉलिक्यूलर होगा। क्या होता है ये सब, ये भी हम लोग देखेंगे। राइट, तो यहां तक हमारा क्लियर है कि जो भी रिएक्शंस हमें पढ़नी है वो किस बेसिस पे पढ़नी है कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कितने जल्दी हुआ और उसका डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप। इन दो फैक्टर्स के बेसिस पे हम लोग मैकेनिज्म को डिवाइड किए हैं। एक को SN2 बोले हैं और एक को हम लोग SN1 बोले हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं। हम लोग क्या करने वाले इस लेक्चर में, सबसे पहले हम मैकेनिज्म देखेंगे दोनों की कि SN2 क्या है और SN1 क्या है, इन दोनों की मैकेनिज्म। फिर किन किन फैक्टर्स पे मैकेनिज्म डिपेंड करेगी और इनका रेट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे इसमें। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट, राइट। फिर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड लास्टली हम लोग इसका कंपैरिजन करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रोफिलिक इलिमिनेशन रिएक्शंस के साथ हम लोग इसका कंपैरिजन करेंगे। इलिमिनेशन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक SN1 SN2 वर्सेस इलिमिनेशन। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट में रहेगा, हम इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलिमिनेशन में क्या कौन सी पहले होगी या किस गिवन केस में इलिमिनेशन होगा और किस केस में हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, ओके फाइन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN2 का क्या होता है। तो SN2 को हम लोगों ने क्या देखा था, SN2 रिएक्शन जो होती हैं इस टाइप की मैकेनिज्म में अटैक ऑफ nucleophile takes place
साइमल्टेनियसली, इंपॉर्टेंट, साइमल्टेनियसली with departure of leaving group, राइट। ठीक है, तो क्या होता है, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी ये, सिंगल स्टेप बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। व्हाई इट इज बाई मॉलिक्यूलर, अभी देखते हैं हम लोग। ठीक है, जो मॉलिक्युलरिटी होती है, जो मॉलिक्युलरिटी होती है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं टू फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट, राइट। तो SN2 वाली रिएक्शंस में अभी हम देखेंगे कि वी रिक्वायर 2 मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म प्रोडक्ट और ट्रांजिशन स्टेट, राइट। सी, तो इस रिएक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए इसमें कुछ यूं रहेगा, CH3X प्लस कोई हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, लेट्स से कि OH माइनस, and it is going to attack, right, and it will give CH3OH plus X leaving, ठीक है। बेसिकली हमने बहुत बेसिक सा हमने एक ये टाइप ऑफ SN2 रिएक्शन देख लिया। तो ये सिंगल स्टेप होती है। अब इसमें होता क्या, इसमें क्या होता है कि OH माइनस आके अटैक करता है CH3X पे, तो हमको एक ट्रांजिशन स्टेट मिलती है साइमल्टेनियसली। जैसे जैसे इसका अटैक होगा, जैसे जैसे ये अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है OH माइनस, तो न्यूक्लियोफाइल एक अटैक करेगा और CH3 ट्रांजिशन स्टेट को शो करने के लिए हम लोग ये वाले साइन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, माइनस डेल्टा, राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और यहां क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग। बोथ प्रोसेस जो हैं वो साइमल्टेनियसली टेक कर रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, सिंगल स्टेप में हो रहे हैं, ठीक है। तो हम देखें तो इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है और उसके बाद हमको प्रोडक्ट मिल रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बाई मॉलिक्यूलर। हाँ, तो इसका जो रेट होगा अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स, अगर हम इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखें तो इसका रेट होगा, लेट्स से इट इज K1 ले लेते हैं, K1 इनटू सबस्ट्रेट इनटू न्यूक्लियोफाइल, राइट। दोनों पे डिपेंड करता है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का भी इंटरेक्शन हो रहा है ना। तो ये तो हमारी SN2 टाइप की रिएक्शन हुई कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ और लीविंग ग्रुप हमारा निकल के चला गया। तो ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है हमारी, राइट। ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, बाई मॉलिक्यूलर है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें कैसे हम लोग रिएक्शन होता क्या है, इसको अगर हम लोग एनर्जी डायग्राम पे देखना चाहें, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, तो इसका एनर्जी डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। लेट्स से यहाँ पे सबस्ट्रेट है प्लस न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो ये यूं जाएगा और ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट नीचे आएगा, है ना, ये यहां तक आएगा या ये कहीं ऊपर ही कहीं रह जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि इनिशियल प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है या सॉरी इनिशियल रिएक्टेंट आपका ज्यादा स्टेबल है या फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। इट विल डिपेंड अपॉन नेचर, थर्मोडायनेमिक नेचर ऑफ द रिएक्शन, वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अभी हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो फाइनली हमारा बॉन्ड बन रहा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो यहां पर ट्रांजिशन स्टेट होगी, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट हमारी कैसी है, पेंटाकोवलेंट है, राइट। पेंटाकोवलेंट ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। ये लीविंग ग्रुप निकल रहा है, इस पे भी पार्शियल चार्ज, इधर भी पार्शियल चार्ज, ठीक है। तो इस टाइप का हमारी कुछ एनर्जी प्रोफाइल आएगी इसकी, राइट। सिंगल स्टेप है तो इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं आ रहा है,
ठीक है, तो ये पेंटा कोवलेंट है और इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp2, पेंटा कोवलेंट ट्रांजिशन स्टेट आ रहा है इसमें, ध्यान रखना है, राइट, पेंटा कोवलेंट ट्रांजिशन स्टेट। तो ये हो गया हमारा SN2 का टाइप, राइट। नेक्स्ट हम लोग SN1 देखते हैं, ठीक है। SN1 जो टाइप की रिएक्शन है, इट इज टू स्टेप प्रोसेस, ठीक है, थ्रू कार्बोकटायन इंटरमीडिएट, ठीक है। अच्छा 1 है तो ये यूनिमोलिकुलर है, ठीक है। अब इसमें स्टेप 1 क्या होता है, पहला स्टेप होता है आयोनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सी इनिशियली हमने एक बात बोली थी कि SN1 होगा या SN2 होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, टाइम लैग, कि जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आया तो लीविंग ग्रुप कितने जल्दी निकल गया, राइट, या न्यूक्लियोफाइल अटैक करने नहीं आया उससे पहले ही लीविंग ग्रुप निकल गया, राइट। तो इस केस में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जब तक अटैक कर पाता है, आके अटैक कर पाएगा, उससे पहले ही आपका जो सबस्ट्रेट है वो आयोनाइज हो जाता है। तो पहला स्टेप देखिए, स्टेप 1 क्या होता है, RX, ठीक है, it will break into carbocation and something like this, ठीक, इसको हम लीविंग ग्रुप L ले लेते हैं, राइट। अच्छा ये स्टेप में खुद से आयोनाइजेशन हो रहा है, यहां पर न्यूट्रल था और यहां पर चार्ज स्पीशीज मिल रही है हमको, सो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस स्लोली। तो ये पहला स्टेप जो है वो हमारा स्लो हो जाता है। अगेन सेकेंड स्टेप क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन substrate, right? So in this case carbocation will be attacked by nucleophile present in the solution, right? So it will attack and we will get RNU, right? And as we can see, it is positively charged and it is negatively charged, right? So this step will be fast, राइट, पहला स्टेप स्लो है, दूसरा स्टेप फास्ट है। हम देख सकते हैं कि इस केस में हमारा सबस्ट्रेट का कोई भी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हुआ न्यूक्लियोफाइल के साथ, राइट। इस वजह से जिसका रेट आता है, रेट कम्स एज K इंटू, लेट्स से यहाँ पे K है, K2 ले लेते हैं, K2 सबस्ट्रेट, राइट। ये न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इस केस में जो हमारा रेट है, इट डजंट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल, राइट। इसलिए हमारा रेट ऐसा आता है। और ये क्योंकि हमारे इस केस में एक ही लोग पार्टिसिपेट कर रहा है RDS में, इसलिए इस वाली रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। इसका ऑर्डर 1 होता है, पुराने वाले का ऑर्डर 2 होता है, राइट। तो इतना क्लियर है हमको, ठीक है। अब इसमें क्या हमारा बन रहा है, कार्बोकटायन बन रहा है इंटरमीडिएट, ठीक है। तो 2 स्टेप रिएक्शन है, लेट्स सी इसका एनर्जी प्रोफाइल कैसा आएगा, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर अगेन मैं इसको भी एक्सोथर्मिक मानते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट प्लस न्यूक्लियोफाइल, राइट, इसको हम ऐसा लिखते हैं RL प्लस NU। इनिशियली हमारे पास यही लोग थे, तो ये रिएक्शन कुछ यूं स्टार्ट होगी। पहला स्टेप स्लो है, राइट, इसलिए ये काफी ऊपर तक, पहला स्टेप काफी ऊपर तक जाएगा, राइट। ये पीक जो है ना, ये डिस्टेंस क्योंकि स्लो है तो मतलब जो एनर्जी बैरियर है काफी हाई रहा होगा, राइट।
और ये हमारा इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट क्या है? इंटरमीडिएट हमारे केस में कार्बोकटाइन। हाँ, इसको मैं R प्लस लिख दे रहा हूँ। फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला मेरे को? RNU। ठीक है, तो 2 स्टेप प्रोसेस था, राइट। पहला स्टेप यहां से यहां गए हम लोग, इंटरमीडिएट बना, उस इंटरमीडिएट पे फिर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो हमें फाइनली प्रोडक्ट बना। ट्रांजिशन स्टेट कितनी है हमारे पास? इसमें 2 ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, राइट। जितने स्टेप होंगे उतने हमारी ट्रांजिशन स्टेट होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। और इंटरमीडिएट्स जितने स्टेप होंगे, लेट्स से कि n स्टेप है, तो इंटरमीडिएट्स कितने बनेंगे? n-1, राइट। तो ये हो गया हमारा बेसिक मैकेनिज्म फॉर SN1 एंड SN2। ठीक है, अभी हम देखते हैं ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर SN1 और SN2 हमारा डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर जो है ना, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है हम लिख दे रहे हैं ऐसे। हाँ, परसेंटेज S कैरेक्टर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन क्या है अभी बताऊंगा, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन वो है जहां पर जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सेकेंड क्या है हमारा? नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप, इस पर भी डिपेंड करेगा, राइट। तीसरा क्या है हमारा? नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, राइट, सबस्ट्रेट कैसा है हमारा। फोर्थ क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एंड लास्ट फिफ्थ दैट इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के नेचर पर भी डिपेंड करेगा। तो ये सारे एक एक करके हम लोग सारे फैक्टर्स पढ़ते हैं। सबसे पहला फैक्टर हमने क्या देखा, क्या है हमारे पास? परसेंटेज S कैरेक्टर, राइट। परसेंटेज S कैरेक्टर को हम लोग ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले परसेंटेज S कैरेक्टर। परसेंटेज S कैरेक्टर को जानने के लिए देखिए क्या होता है बेसिकली। SN2 रिएक्शन में देखते हैं कि कैसे डिपेंड करता है। SN2 में क्या हो रहा था कि कोई भी कार्बन है, कोई भी कार्बन है हमारे पास, यहाँ लीविंग ग्रुप है और कोई भी न्यूक्लियोफाइल है। अब होता क्या है कि लीविंग, जो भी हमारा लीविंग ग्रुप होता है और ये जो कार्बन है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। और जनरली ये रिएक्शंस उन केसेस में होती है जब लीविंग ग्रुप जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए कार्बन से, राइट। हमने जितने भी एग्जांपल शुरू में लिए, जो भी हमने इनिशियली बताए थे आपको, सारे केसेस में जो भी लिविंग ग्रुप था उस सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा थी। अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो उस लिविंग ग्रुप के ऊपर नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता था? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो लिविंग ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड अट्रैक्ट करके रखेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। इस वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है यहां पे अटैक करने की कोशिश करता है, राइट। सो SN2 रिएक्शन जो है वो हमारी डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी कार्बन की, मोर इज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन, अपनी रेट जो है फास्टर होगी SN2 रिएक्शन की, ठीक है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बोले तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो होता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज S कैरेक्टर। जितना ज्यादा S कैरेक्टर होगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी कम होती है ना। अगर परसेंटेज S कैरेक्टर इंक्रीज करता है, परसेंटेज S कैरेक्टर इंक्रीजेज,
उस केस में इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो डिक्रीज करती है। राइट, देखो हम समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। इस केस में क्या होगा, इसके ऊपर माइनस डेल्टा होगा, यहाँ प्लस डेल्टा होगा, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। ठीक है, इस केस में भी यहाँ अटैक करेगा, इस केस में भी यहाँ अटैक करेगा, बट यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड, राइट, एस कैरेक्टर, और यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। परसेंटेज एस कैरेक्टर आपका बढ़ता जा रहा है नीचे जाने पे, राइट, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो जो न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच है वो मुश्किल होती जाएगी। उसके दो रीजन है, एक तो ये जो हमारा लीविंग ग्रुप होगा ये इसके साथ कंजुगेशन में होगा तो इसकी ये बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, राइट, ये भी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल के अटैक से ये बॉन्ड टूटना डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरा फैक्टर, यहां पे पाई बॉन्ड है, राइट, यहां पर देखिए पाई बॉन्ड है, राइट, पाई बॉन्ड होने की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कमिंग न्यूक्लियोफाइल को रिपल्सन प्रोवाइड करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट न्यूक्लियोफाइल आके अटैक नहीं कर पाएगा। जब अटैक नहीं कर पाएगा तो फिर SN2 रिएक्शन में अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होगा तो फिर उसका डिपार्चर होना पॉसिबल नहीं है। SN2 में क्या होता था, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विद साइमल्टेनियस डिपार्चर ऑफ लीविंग ग्रुप, राइट, तो इन दोनों केस में हमारा SN2 नहीं हो पाता है। गॉट इट। अब हम यही चीज SN1 के केस में देखते हैं। SN1 रिएक्शन जो है वो हमारी थ्रू कार्बोकैटायन होती थी। SN1 रिएक्शन कैसी थी हमारी, थ्रू कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, इसमें कार्बोकैटायन बनता था। तो पहले केस में देखिए क्या कार्बोकैटायन बनेगा, CH3 CH2 प्लस, दूसरे केस में क्या कार्बोकैटायन बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड। और जब हम कार्बोकैटायन पढ़ते हैं तो ये जो दोनों कार्बोकैटायन है दे आर हाईली अनस्टेबल। क्यों, एक तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, जब एस कैरेक्टर ज्यादा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी होती है उनको इलेक्ट्रॉन रखने की चेष्टा होती है। इसकी वजह से यहां पर ये कार्बोकैटायन और ये कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, राइट, तो ये जो दोनों कार्बोकैटायन है ये SN1 रिएक्शन नहीं दे पाएंगे, ये बनेंगे ही नहीं। जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो आगे न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करेगा, तो इनका फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता, राइट, दे आर हाईली अनस्टेबल कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायंस, राइट, ये देगा बट ये दोनों नहीं देंगे। तो हमारा जो हमने पढ़ा अभी कि परसेंटेज एस कैरेक्टर पे कैसे डिपेंडेंसी रहेगी, परसेंटेज एस कैरेक्टर के लिए अगर हम देखें तो रेट ऑफ SN1 SN2 दोनों के ही केस में इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। और इनिशियली हमने क्या बोला था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो बेसिकली सैचुरेटेड कार्बन पे ही होती है। ये चीज हमें यहां से प्रूव भी हो रही है, ये दोनों अनसैचुरेटेड कार्बन थे, ये भी अनसैचुरेटेड था, ये भी अनसैचुरेटेड था, ठीक है। सो है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन basically takes place on saturated carbon। saturated carbon बोले तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, राइट। जैसे अगर ये होता तो इस केस में ना ही SN1 पॉसिबल होगा और ना ही SN2 पॉसिबल होगा, राइट। न्यूक्लियोफाइल इस केस में ना तो डायरेक्ट अटैक कर सकता है और ना ही इसका जो कार्बोकैटायन बनेगा वो भी काफी अनस्टेबल होगा, तो ये भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसकी वजह से ना ही इसमें SN1 हो पाता है ना ही इसमें SN2 हो पाता है, राइट, ठीक है। अब अगला जो मेरा हम लोग का इफेक्ट क्या पढ़ा था, सबसे पहले परसेंटेज एस कैरेक्टर जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। सिंपल है, लिविंग ग्रुप जितने आसानी से निकल जाएगा
रिएक्शन रेट का जो होगा वो उतना फास्ट होगा। ठीक है, अगर लीविंग ग्रुप अच्छा होगा तो थोड़ा सा ही अटैक करने पे बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो हमारी SN1 या फिर SN2 रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप पे क्या डिपेंडेंसी है? ठीक है, अब लीविंग ग्रुप कौन अच्छा होता है कैसे हमें पता चलेगा? ठीक है, लीविंग ग्रुप के लिए एक सिंपल सा तरीका है कि जो लीविंग ग्रुप होना चाहिए इट शुड बी वीकर बेस होना चाहिए, उसकी जो बेसिसिटी है वो कम होनी चाहिए। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होनी चाहिए। इट शुड उसकी जो कैपेबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड कर सके। ठीक है, तो अगर हम ये बात को ध्यान में रखेंगे तो हम आसानी समझ जाएंगे कि लीविंग ग्रुप कौन अच्छा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने आई माइनस लिया, Br माइनस लिया, क्लोरीन माइनस लिया, फ्लोरीन माइनस लिया। अगर हम इस केस में देखें कि क्या होगा लीविंग ग्रुप का, ठीक है, टेंडेंसी, तो हम देखें जब भी हम किसी पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आते हैं, ठीक है, साइज हमारा बढ़ता है। ठीक है, हमें पता है कि आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा होगा। साइज बढ़ने की वजह से आयोडीन जो है वो नेगेटिव चार्ज को बड़े आसानी से अपने ऊपर रख सकता है। हाँ, नेगेटिव चार्ज पूरे उसके साइज पे डिस्पर्स हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से जैसे जैसे साइज बढ़ता है इन ग्रुप उसके नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। सो उस चीज को अगर हम फॉलो करें तो बेटर सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप इसमें I माइनस होगा, देन ब्रोमीन माइनस, देन क्लोरीन माइनस। ठीक है, फ्लोरीन माइनस क्यों नहीं अच्छा? क्योंकि फ्लोरीन एक छोटा सा साइज है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा बाकी इलेक्ट्रॉन्स को, तो आसानी से होल्ड नहीं कर पाएगा। काफी बुरा लीविंग ग्रुप है अगर हम देखें तो, राइट, वर्स्ट लीविंग ग्रुप में से एक है ये, टूटता ही नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद ये नहीं टूटता है, रीजन साइज छोटा है, स्मॉल साइज। ध्यान रखना है, फ्लोरीन हमारा आसानी से नहीं ब्रेक होता। ठीक है, इनमें कंपेयर करें अगर हम लोग सिंपल बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, अगर हम इसमें देखें भी तो एचडी स्ट्रेंथ HI की सबसे ज्यादा होती है, देन HBr, देन HCl। ठीक है, और HF तो वीक बेस होता है। HF क्या होता है हमारा? वीक बेस होता है, अगर हमने पढ़ा होगा हाँ आयनिक इक्विलिब्रियम में, HF तो हमारा वीक बेस होता है। ठीक है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, ये वीक बेस होता है। ठीक है, हमें ऐसा चाहिए कंजुगेट, है ना, लिख दिया मैंने, ये एसिड होते हैं और ये वीक एसिड होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वीक एसिड, राइट। हमें ऐसे लीविंग ग्रुप चाहिए जो कंजुगेट वीक बेस होने चाहिए। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर सकें, राइट। अगर हम इसको कंपेयर करें इनमें, राइट, OH माइनस CH3CO माइनस, तो इस केस में क्या होगा, रेजोनेंस हो जाएगा, SO3, ठीक है, CH3, तो इस केस में तुम्हारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, राइट। ऊपर वाला ऑक्सीजन भी तुमको हेल्प कर सकता है, नीचे वाला भी कर सकता है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इस केस में भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, साथ साथ में इस ग्रुप का -I इफेक्ट भी है, राइट, और इसका क्या था, +I था। तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और इस केस में देखें तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, है ना। ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो ये ऐसा, ठीक है, तो इस केस में सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन पाएंगे, राइट। तो ये तो क्लियरली पता चल गया कि जो ये दोनों हैं ये इससे अच्छे हैं, और इन दोनों में भी ये वाला ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि ये जो होगा ये नेगेटिव चार्ज को अपने पास रखने की टेंडेंसी, -I इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा। किसी के ऊपर भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी नहीं होती, किसी के ऊपर भी चार्ज ज्यादा अच्छा नहीं होता। ठीक है, चार्ज ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है डिस्पर्स्ड है, राइट, डीलोकलाइज्ड है, इस वजह से ये लोग स्टेबल हैं। यहाँ पे दो ही ऑक्सीजन हेल्प कर रही है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, राइट। अब लास्ट वाले देखें तो बेचारा इसके पास कुछ भी हेल्प करने को नहीं है, कोई भी हेल्प करने को नहीं है, इसने नेगेटिव चार्ज का जितना भी सारा भार है खुद के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, इस वजह से OH माइनस जो है वो सबसे खराब लीविंग ग्रुप होगा, ये टूटेगा ही नहीं, कोई भी तभी ब्रेक होगा जब वो स्टेबल हो। अब उसे पता है कि जब मैं स्टेबल ही नहीं हूं तो ब्रेक करके क्या करूंगा, राइट, वो फिर से अटैक कर देगा। तो इसमें ऑर्डर क्या आएगा, A, B, C और D। डी सबसे खराब, वेरी पुअर।
देन ए आएगा, देन सी, देन आपका बी आएगा और देन सी आएगा, ये ऑर्डर रहेगा। ठीक है, डी ए बी सी, डी ए बी सी, ये ऑर्डर रहेगा हमारा, राइट। हाँ, अच्छा अगला केस देखें। ठीक है, इस केस में अगर हम लीविंग ग्रुप की बात करें तो यहां पर भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेंगे इसके। यहां देखा जाए तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां भी बनेंगे। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन है ये। ठीक है, इस केस में भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, बट इसका कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा सबसे घटिया हो गया। ये तो लिविंग ग्रुप की जैसे बिहेव कहलाने के लायक ही नहीं है। ये लिविंग ग्रुप ये टूटता ही नहीं है, ऐसा मानो। ये तभी टूटता है जब इंटरनल अटैक होता है। एक्सटर्नल अटैक से ऐसे लोग कभी नहीं। पुअर लिविंग ग्रुप है ये। क्या है? पुअर लिविंग ग्रुप है। ये हो गया, फ्लोरीन हो गया, सब पुअर लिविंग ग्रुप है। यहां पर क्या है, देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, यहां पर भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो ऑक्सीजन के ऊपर ही जाएगा, राइट। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काफी अच्छे बन रहे हैं। बट जो फिनॉक्साइड का केस है, जो फिनॉक्साइड का केस है, उसके केस में जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो कार्बन के ऊपर जाएगा, राइट। जो फिनॉक्साइड का केस है, इसमें जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो कहां जाएगा? कार्बन के ऊपर जाएगा। कार्बन तो इतना लायक है नहीं, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इस वजह से कार्बन जो है उसके ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो स्ट्रक्चर भी हमारा उतना अच्छा नहीं बनेगा, राइट। तो हमारे HCO माइनस, CH3CO माइनस, ये काफी अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे। फिर उसके बाद फिनॉक्साइड आयन आएगा, फिर हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन आएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑर्डर? अगर हम इसको नंबरिंग दे देते हैं, इसको ए दिया, इसको बी लिख दिया, इसको सी लिख दिया और इसको डी लिख दिया, तो ऑर्डर क्या आएगा? सबसे अच्छा ए, देन सी, देन बी, देन डी, ए सी बी डी। क्या आएगा हमारा? ए सी बी डी, राइट। तो ये ऑर्डर रहेगा ए सी बी डी, राइट। ए सबसे अच्छा हुआ। रीजन इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे, दोनों स्ट्रॉन्ग बन रहे थे, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स थे। सी, इसमें भी 2 बन रहे थे, वो भी स्ट्रॉन्ग थे, मतलब स्ट्रॉन्ग बोले तो स्टेबल स्ट्रक्चर्स थे रेजोनेटिंग। उसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर था। बट इस केस में प्लस आई इफेक्ट आ रहा था इसका। प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। हमें तो ऐसे इफेक्ट चाहिए होते हैं, ऐसे ग्रुप चाहिए होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करें, राइट। तो रिलेटिवली थोड़ा सा अनस्टेबल होगा सी। बी के केस में जो भी आ रहे हैं नेगेटिव चार्ज, वो तुम्हारा कार्बन के ऊपर आ रहा है। ऑल्दो इट इज हैविंग मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर भी ये अपना जो ये फॉर्मेट आयन है और जो एसिटेट आयन है उससे कम स्टेबल होगा। ये फॉर्मेट आयन हो गया और ये हमारे पास एसिटेट आयन हो गया, राइट। और साइड आयन हो गया, ठीक है। तो इस वजह से हमारा ये ऑर्डर है। और हाइड्रोक्साइड आयन की बात करें तो उसका तो कोई सहारा ही नहीं है। तो उसका लिविंग ग्रुप का जो नेचर है वो सबसे पुअर है, ठीक है, इन चारों में। अच्छा, इसके अलावा हम लोग कुछ सिंथेटिक लिविंग ग्रुप हैं जिन्हें हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या होते हैं सिंथेटिक लिविंग ग्रुप। सिंथेटिक लिविंग ग्रुप एक ये टोसाइल है, हमने बनाया हुआ है, ठीक है। हाँ, OTS इसको हम लोग एब्रिविएट करते हैं, है इसको OBR हम लोग लिखते हैं, टोसाइल है इसको ONS लिखते हैं, है ना। ट्राइफ्लेट है। ये सारे लिविंग ग्रुप बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ये इनको अगर तुम सिर्फ पानी में डाल दो रूम टेम्परेचर पे तो ये खुद से ही टूट जाते हैं। जब ये टूट जाएंगे तो कार्बोकेटाइन बड़े आसानी से देते हैं। तो ये सब जो लिविंग ग्रुप हैं ये बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप हैं, है ना। थोड़ा सा भी अटैक होगा तो टूट जाएंगे, या सिर्फ पानी में डाल दिया तो भी ये टूट जाएंगे, राइट। तो इस वजह से ये लिविंग ग्रुप हमारे बहुत अच्छे हैं और ये खुद से ही टूट जाते हैं, ठीक है। और बहुत आसानी से कार्बोकेटाइन दे देते हैं या फिर SM2 रिएक्शन देते हैं, जिनके केस में पीछे से अटैक हो रहा होता है या फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें, ये OTS कहीं भी दिखे तो ये बहुत अच्छी लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो अभी हम इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जो नेक्स्ट हमारा पार्ट रह गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो जो भी हमारा बचा हुआ है क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट किस तरह उस पर डिपेंड करेगा। देन हमारा उसके बाद बचा हुआ है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा। और एक चीज और बची है, दैट इज सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या है। सॉल्वेंट का इफेक्ट ये है कि सॉल्वेंट जो है हमारा SM2 के केस में हमें पोलर एप्रोटिक चाहिए होता है, क्योंकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो
हमारे न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ को कम नहीं करता, उसको सॉल्वेट नहीं करता, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अपने एक्चुअल स्ट्रेंथ दिखा सकता है और वो बड़े आसानी से अटैक करता है। हमें SN2 में न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है, अगर याद हो तो हमने देखा था रेट में न्यूक्लियोफाइल भी आता था, राइट। सिमिलरली SN1 के केस में हमें न्यूक्लियोफाइल की कोई भी डायरेक्ट डिपेंडेंसी नहीं थी, तो हम चाहेंगे कि न्यूक्लियोफाइल आसानी से सॉल्वेट हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारा जो सबस्ट्रेट है वो आयोनाइज आसानी से होना चाहिए। आयोनाइज होने के बाद वो कार्बोकेटाइन और लिविंग ग्रुप देगा। जब ये बने तो ये जो स्पीसीज है वो किसी ऐसे सॉल्वेंट में बने जो उसे उन्हें थोड़ा बहुत सहानुभूति दिखा सके कि भाई ठीक है तुम चार्ज स्पीसीज हो बट सॉल्वेंट में उनको डिसॉल्व कर लेंगे, या वो सॉल्वेशन की प्रॉपर्टी से उनको अपने अंदर उनके चार्ज को डिस्पर्स कर देंगे। तो हमें SN2 के केस में पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है और SN1 के केस में जनरली पोलर प्रोटिक चाहिए होता है। ठीक है, तो अभी हम ये लेक्चर अभी यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।